ओम शांति। ज्योत्सना बहन, बहुत बहुत स्वागत है आपका कारेली बाग परिवार के साथ। आज आपका अनुभव आप शेयर करेंगे। हम सभी कारेली बाग परिवार वाले आपके अनुभव से लाभान्वित होंगे। आज हमारे पास ये सुनहरा मौका है और डॉक्टर जयंत भाई भी सभा में हाजिर है। तो प्यारे साथियों, ज्योत्सना बहन वैसे शिकागो से है, लेकिन इस वक्त अहमदाबाद में, ठीक बोल रहा हूँ ना ज्योत्सना बहन? इस वक्त अहमदाबाद में है। सो वैसे शिकागो अपनी सेवाएं वहाँ प्रदान कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त लॉकडाउन चल रहा है, तो जो जहाँ है वहाँ उस करके आप इस वक्त अहमदाबाद में है और अहमदाबाद से आप हमारे साथ जुड़ करके अपने ईश्वरीय अनुभव आज शेयर करेंगे। तो डॉक्टर जयंत भाई से भी मैं अनुरोध करूंगा, डॉक्टर साहब हमारे ज्योत्सना बहन हाजिर है, तो आप भी उनका स्वागत करें। वेलकम ज्योत्सना बेन। ओम शांति। वेलकम सबकी ओर से। वेलकम, हाथ खड़ा करके वेलकम कीजिए। वैसे मैं 94 में जब शिकागो से दादी जी ने जब ट्रांसफर किया था तब मैं हाँ, बोलिए बोलिए। बड़ौदापुरी में थी और मैं कारेली बाग में आई थी 94 में जब दादी जी ने हाँ, तभी मैं आई थी कारेली बाग में। और जयंत भाई को पप्पा ने भी याद दी है। चतुर भाई को पहचानते हो ना आप? महादेव नगर के। उनके साथ आपका लौकिक रिलेशन है कुछ? मेरे वो बड़े पापा हैं और उन्होंने मुझे अडॉप्ट किया है। अच्छा जी हाँ, चतुर भाई की बच्ची हो आप। जी। अच्छा अच्छा, ये तो आज मालूम पड़ा। हाँ, तो मैंने पापा को बहुत बोला था बहुत कि मैं ऐसे क्लास कराने वाली हूँ। तो पापा ने बोला जयंत भाई को मेरी बहुत याद देना, हम तो साथ में बहुत टाइम रहे हैं, मीटिंगों में जाते थे, हाँ तब एनुअल मीटिंग में हाँ पापा आते हैं। हाँ, हमेशा मिलते रहते हैं। हाँ जी। हाँ, थैंक यू। उनको भी ट्रांसफर करेंगे, हम ही करेंगे। थैंक यू। हाँ, आप याद देना हमारी जरूर खूब खूब। जी जी जी, जरूर जरूर। हाँ, हमारे मिनेश भाई जो है ये सारे कार्यक्रम रखते हैं। देश विदेश की सीनियर बहनें हैं, उनके अच्छे अच्छे अनुभव जो है के ही क्या सारे वर्ल्ड को सुनाने का प्रबंध किया है। तो ये सब मिनेश भाई और हेमानी बेन, ये हमारे कारेली बाग के डायमंड है। तो वो ये प्रोग्राम बहुत अच्छा किया है, लोगों को बहुत पसंद आता है और खुशी भी सबको मिलती है, दुआएं भी मिलती है हाँ जी, सही बात है। सबकी। तो देखो डॉक्टर साहब बात बताई, उससे मुझे याद आया कि जैसे सतयुग में डायमंड होंगे तो उस डायमंड को कहीं ना कहीं जड़ा के रख देंगे। लेकिन अभी के जो डायमंड है, जैसे मिनेश भाई है, जो भी डायमंड है, तो अभी बाबा अपने दिलों में उनको समा के और सजा के रखते हैं। दुआएं दुल्ले भले अभी तो ज्योत्सना सुनेंगे ज्योत्सना बेन, सुनाओ अपना अनुभव। जी। हाँ जी, हाँ जी। ओम शांति। ओम शांति। और सभी को जन्माष्टमी का बहुत 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 दिल के शुभकामनाएं हैं। और जल्दी जल्दी, जैसे बाबा कहते हैं कि हम सभी सतयुग लाने वाले भी हैं और सतयुग में जाने वाले भी हैं। तो आज मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज के दिन मुझे चांस मिला है यहाँ मिलने का। सतयुग का, जैसे कृष्ण का जन्म माना सतयुग, तो अभी जैसे वही दिनों में हमको चांस मिला है, तो बहुत थैंक यू सो मच। और जैसे मैं सोचती हूँ, जब भी ये सबके अनुभव काफी सुनती हूँ, तो मैं सोचती हूँ कि जहाँ कोई नहीं पहुंच सकते हैं, रवि कवि कहीं कोई नहीं पहुंच सकते हैं, वहां पहुंच सकते अनुभवी। और वो काम जयंत भाई का भी मैंने अनुभव सुना था, चंपा बेन का भी सुना था, कि बताया कि बाबा ने हमको कहा है कि सबके अनुभव सुनो और सुनाओ। तो मैं सोच रही थी कि जब भी कोई क्लास होते है तो क्लास में बहुत सारी पॉइंट सेम हो जाती है, पर अनुभव में किसी की पॉइंट सेम नहीं होती है। अनुभव सबके अपने अपने होते हैं। तो ये बात बहुत अच्छी है और अच्छी तरह से आपने शुरू किया है। तो जैसे अनुभव के लिए कोई तैयारी भी नहीं करनी होती है, पास्ट में जाके सोचो और वो फिर चालू हो जाता है। तो जन्म हमारा हुआ था बहुत छोटे से गांव में, और
जब जन्म हुआ तो उसके बाद से जैसे मेरे अनुभव में वही बात है कि बाबा ने जैसे जन्म भी दिया हो, पालना भी की हो, चलाया भी हो, कोई संकल्प नहीं चलाया मैंने मेरे जीवन में कोई भी चीज की प्राप्ति के लिए, कोई भी। जैसे कहते हैं ना, लोग भी ऐसा कहते तेरा जीवन ही यूनिक है, तो एक यूनिक तरह से ये जीवन चल रहा है। तो वैसे तो हम बाबा के हर एक बच्चे यूनिक है, परंतु ये जीवन ही जैसे यूनिक रूप से चल रहा है। जन्म हुआ, उसके बाद से घर में, परिवार में बहुत अच्छा सब कुछ होने लगा और पापा ने डायमंड का बिजनेस शुरू किया। मेरे जन्म से ही उसी टाइम पे ही डायमंड का बिजनेस शुरू किया पापा ने। और मुझे ये बात की भी खुशी होती है कि ब्रह्मा बाबा भी डायमंड के बिजनेसमैन, लौकिक पिता भी डायमंड के बिजनेसमैन, और शिव बाबा तो है ही ये ज्ञान रत्नों के डायमंड के बिजनेसमैन। दूसरा है कि हमने लौकिक में कभी भक्ति नहीं किया है, भक्ति के बहुत कड़े संस्कार घर में नहीं थे, परंतु बस ठीक है, दिया जला दो, और शाम होती थी, सुबह होता था, जला देते थे मम्मी या कोई भी, हमने कभी ऐसे नहीं किया है। और जब मैं 1.5 साल की थी, और जैसे मैंने बताया कि मेरे बड़े पापा हैं, उनके साथ मैं रहना शुरू किया था। तो अहमदाबाद में उसके बाद 1.5 साल की मैं थी, तब से अहमदाबाद में रहती थी। और बस थोड़े ही टाइम में बड़े पापा को ज्ञान मिला, तो वो ज्ञान में चलना शुरू किया। पर मैं ऐसे ज्ञान में नहीं चलती थी, और ज्ञान का कोई ऐसे मेरे अंदर कोई वो नहीं था। पर फिर यहाँ एक हॉस्टल खुली थी, चंद्रिका दीदी जी ने एक हॉस्टल खुली थी उस टाइम पे। फिर उसके बाद उसके पहले मुझे मेरे मम्मी पापा के पास फिर वापस रख दिया मेरे बड़े पापा ने, और तब मेरा वहाँ ग्रो अप शुरू हुआ। और उसके बाद जब बड़े हुए तो वापस अहमदाबाद में आए, मैं और मेरी सिस्टर मेरे से 2 साल छोटी है। उनको ज्ञान अच्छा लगता था, मुझे ज्ञान में ऐसे कोई रुचि नहीं थी कि अच्छा भी नहीं बुरा भी नहीं। जब प्रोग्राम होता था तो सेंटर पे जाते थे, वैसे नहीं जाते थे सेंटर पे। और ब्राह्मण जीवन में मेरा जो आकर्षण था वो था बाबा का भोग। मुझे जब भी सेंटर पे हम आते थे कुछ भी प्रोग्राम में, तो मुझे बाबा का भोग, बाबा को जब भोग लगता था वो देखना मुझे बहुत पसंद आता था। हम आते थे कभी कभी कोई प्रोग्राम में, पर कभी कोर्स नहीं किया था, और ऐसे कोई लक्ष्य भी नहीं था कि ब्रह्मा कुमारी बनेंगे, या थोड़ा और डीप में जाके कुछ सुने या कुछ समझने का प्रयत्न किया, ऐसे कुछ नहीं किया था। पर बड़े पापा का एक संकल्प था, बहुत छोटी थी मैं तब से, कि ये ब्रह्मा कुमारी बने। और मैं 1.5 साल की थी तो बहनें आती थी, उसके थोड़े टाइम पहले ही पापा ज्ञान में आए, तो बहनें आते थे, उनकी गोद में खेले हैं, पर हमारे अंदर कोई रंग नहीं लग गया था ब्रह्मा कुमारी का। तो उसके बाद जब मैं और मेरी सिस्टर रहते थे तो वो कभी कभी जाती थी, मैं इतना नहीं जाती थी सेंटर पे। और एक बार मुझे एक अनुभव हुआ था, पर तब तो ज्ञान में आने के पहले से पता नहीं था, वो उसका कोई राज नहीं पता था। तो ऐसा अनुभव हुआ कि मैं ऐसे, पहले से मैं शांत बहुत थी, बहुत ज्यादा लोगों से बातें करना या लोगों के संबंध संपर्क में आना वो मुझे इतना पसंद नहीं था। तो शांत भी बहुत थी, मुझे शर्म भी बहुत आती थी लोगों के बीच में जाना और लोगों से बातें करना। तो जब भी ये ब्रह्मा कुमारी में आते थे बड़े पापा और मम्मी, तो उसके साथ वो कभी प्रोग्राम में बुलाते थे तो हम आ जाते थे। और जब भी मुझे अनुभव हुआ कि एक बहुत बहुत उंदा एक कुआं है, बहुत डीप में है वो कुआं, और जैसे कि मैं देख रही हूँ, अभी वो स्वप्न था और अनुभव था, वो मुझे इतना याद नहीं है, पता नहीं है, पर वो जब मैंने देखा तो ऐसे वो अनुभव में ये बता रहे थे कि अगर, क्योंकि उस टाइम पे शादी की भी वो बातें चल रही थी और टाइम भी वही था, तो उस टाइम पे ऐसा अनुभव हुआ कि अगर शादी किया तो वो कुआं दिखता था, और कुआं के बीच में बहुत बड़ी झाड़ी थी, नीचे में पानी था, बीच में झाड़ी थी, ऊपर में मैं थी। और जैसे देखा तो एक, कभी ऐसे सोचा भी नहीं था कि शादी करनी है नहीं करनी है, कोई ऐसा सोच नहीं था। तो उस टाइम पे वो देखा कि ऐसा लगा कि शादी करेंगे तो भी जैसे कि बीच में रहेंगे ना,
शादी में सक्सेस होंगे और न फिर वापस ब्रह्मा कुमारी में आ सकते, मतलब कोई ऐसी लाइफ जी सकते हैं। ऐसा उसके बाद पता चला, तब तो कुछ पता नहीं चला। ऐसा दिखाई दे रहा था कि मैं गिरूंगी, इसमें कुएं में गिरूंगी तो मैं बीच में रहूंगी, नीचे नहीं पड़ जाऊंगी, ऐसे ऐसे कुछ लग रहा था। फिर जब भी एक बार मैं घर पे रहती थी तो भी मैं ज्यादा लोगों से बात नहीं करती थी, तो फोन भी आता था तो मैं कभी नहीं उठाती थी। अब उस दिन एक बार फोन आया दीदी का, चंद्रिका दीदी जी का, और उन्होंने, मैं कोई घर पे नहीं था, मैं ही घर पे थी, तो दीदी जी ने एक्चुअल फोन किया था मेरी सिस्टर के लिए। कुमारियों की भट्ठी थी तब, दादी जी भी भेजते थे, और साधना भवन यहाँ एक फार्म हाउस है, वहां भट्ठियां चलती थी। तो दीदी ने उस भट्ठी के लिए फोन किया था मेरी सिस्टर के लिए, और सिस्टर घर पे नहीं थी तो मैंने फोन उठाया। तो दीदी जी ने इतना प्यार से कहा, बेटा क्या कर रहे हो, कैसे हो, और ऐसे करके फिर मुझे कहा साधना भवन में एक बहुत सुंदर भट्ठी रखी है, आपकी जैसी बहुत सारी कुमारियां आएगी, तो आपके लिए मैंने फोन किया था। अब बचपन से ऐसे किसी के सामने ना बोलना ऐसे पसंद नहीं था, तो मैंने बोला जी दीदी जी, तो बोला आएंगे ना तुम, मैंने कहा जी दीदी जी मैं आऊंगी, ऐसे मैंने दीदी को बोल दिया। और मैं गई भी भट्ठी में। अब भट्ठी तो 1 महीने की थी, पर मैंने उस टाइम पे दीदी को बोला कि मैं 1 वीक के लिए आऊंगी। साधना बहुत बहुत अच्छा लगता था, जिन्होंने देखा होगा फार्म हाउस से, तो वो बहुत अच्छा लगता था, मिनेश भाई ने देखा है, तो वो वहां जाना बहुत अच्छा लगता था, इसके कारण मैंने हाँ बोल दिया था। जब वहां गई तो वहां एक कुमारी थी, दादी जी ने ही भेजा था, 30 कुमारियां थी, तो दादी जी ने कुमारियों को ट्रेनिंग के लिए भेजा था, जो कुमारी फिर टीचर बनने वाली है। पहले मधुबन में भट्ठी नहीं होती थी, चंद्रिका दीदी के पास प्रकाश मणि दादी कुमारियों को भेजते थे। तो वो एक कुमारी थी, वो महाराष्ट्र से आए थे। अब मैंने उनको, हमारे कमरे में थे, तो मैंने उनको बोला कि आपको पता है मैं तो कल जाने वाली हूँ, मैं तो 1 वीक के लिए आई थी। तो उसने मुझे इमोशनली ब्लैकमेल किया कि तू चली जाएगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, तू एक मेरी फ्रेंड हुई हो और मुझे आपके साथ बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा अरे, फिर उस टाइम पे तो हमारे लिए यहाँ से महाराष्ट्र माना बहुत दूर लगता था, इतना बाहर निकले हुए नहीं होते हैं, तो जैसे लगता है कि हम तो एक छोटे से गांव में जैसे रह रहे, अहमदाबाद में ही रहते थे, पर ऐसा लगता है। तो फिर मैंने कहा अच्छा इतने दूर से आप आए हो, ठीक है मैं देखती हूँ। मैंने तब तक तो बहन को बोल दिया था कि मुझे ऐसे वापस जाना है। फिर उसने मुझे ऐसा बोला, अब दोनों तरफ मेरा मन चल रहा था, ये बेचारी को मेरे साथ अच्छा लगता है तो मुझे उनके साथ रहना चाहिए। ऐसे करके मैंने कहा ठीक है चलो, आपको अच्छा लगता है मेरे साथ तो मैं रहूंगी, यहाँ मैं नहीं जाऊंगी, 1 महीने का पूरा प्रोग्राम पूरा करके फिर मैं जाऊंगी। तो फिर मैंने दीदी को भी बोला कि ये बहन को ऐसे अच्छा लगता है तो मैं उनके कारण यहाँ रह रही हूँ। तो दीदी ने बोला ठीक है। मैं इतना क्लास भी नहीं करती थी, कुमारियों का जो क्लास होता था मैं सेवा करती थी, क्लास नहीं करती थी इतने। अब मेरा जीवन में जो निश्चय कहते बाबा के लिए, तब तक कोई बाबा के लिए कोई आकर्षण नहीं था, या कोई जीवन में कोई जानने का ऐसे कोई मन में नहीं था। पर उस टाइम पे चंद्रिका दीदी जी ट्रांस में जाते थे, रोज भोग भी लगाते थे, मैसेज भी सुनाते थे। मुझे कोई मैसेज में भी कोई ऐसे इंटरेस्ट नहीं होता था, पर एक दिन मैं बैठी थी और दीदी मैसेज सुना रहे थे, तो मैंने कहा कि ऐसे तो कैसे हम मान ले कि वो ट्रांस में गए और भोग का मैसेज ले आए और ऐसे बाबा बात करते हैं, ऐसे तो हम कैसे सोचे। तो ऐसे मैं सोच रही थी, और उतने में रोज जाते थे भोग ट्रांस में हमारी कुमारियों के लिए। तो दूसरे दिन दीदी ने बोला, आप है ना, बाबा ने आप सबके लिए एक मैसेज भेजा है कि आप सब बाबा को लेटर लिखो। और मैं भी तब बैठी हुई थी, तो मैंने कहा कि, तो मैंने वो बहन को पूछा, जो बहन को मेरे साथ अच्छा लगता था, तो मैंने उनको पूछा कि क्या बाबा को लिखने का, मैं तो ऐसे बाबा को कुछ जानती नहीं हूँ, मुझे तो ऐसे बाबा के लिए कुछ फीलिंग नहीं है बाबा के लिए, तो मैं बाबा के लिए क्या लिखूं। तो उन्होंने मुझे बोला, वहां साधना भवन में बाबा की झोपड़ी है, उन्होंने मुझे बोला डायरी पेन लेके जाओ और बाबा के सामने बैठो और बाबा जो लिखा है वो आप लिख देना। मैंने कहा ठीक है।
फिर मैं गई और बाबा के सामने बैठी और बाबा को मैंने लेटर लिखा। मैं लेटर भी लिख रही थी तो भी मेरे मन में एक थोड़ा सा अंदर में एक, जैसे कहते हैं संशय, कहो संशय ही कहा जाता है उसको, कि ऐसे तो दीदी सबके मैसेज पढ़ के फिर हमको जवाब दे सकते हैं, ऐसे कैसे माने कि वो ट्रांस में जाके ही मैसेज लाए हैं, बाबा से लाए हैं। तो जब भी मैंने बताया, मैं तो सेवा ज्यादा करती थी, क्लास इतना नहीं करती थी। तो वहाँ इंदु बहन है, चंद्रिका दीदी और वेदांती दीदी के बहन है इंदु बहन, तो उन्होंने मुझे सेवा दी कि आप है ना बाबा का भोग तैयार करना। और मुझे बाबा के भोग के लिए बहुत आकर्षण रहता था। मैं बहुत अंदर से खुश होने लगी, इतना खुश होने लगी। और मैंने बाबा को लेटर भी लिख दिया। और लेटर में मैंने 2 बातें जो लिखी थी जिसका जवाब बाबा ने दिया। एक बात मैंने लिखा था कि बाबा, अगर आप मुझे ब्रह्मा कुमारी बनाओ तो मैं असंभव काम को संभव करके दिखाती हूँ। मेरा कोई लक्ष्य नहीं, कुछ मन में संकल्प नहीं, और ऐसे ही कैसे लिखा हो मुझे भी नहीं पता है। और दूसरी एक कोई बात थी, मुझे भी याद नहीं है, पर 2 बातों का जवाब बाबा ने उस टाइम पे दिया। अब लेटर लिखा सभी ने, तो वो इंदु दीदी ने मुझे बोला कि आप है ना बाबा का भोग तैयार करो, फिर मैं आपको एक ट्रे देती हूँ, वो ट्रे में आप सारे सभी बहनों का लेटर रख देना और बाबा के भोग में रखना। तो अब मेरा लेटर तो किसी के पास गया नहीं, सबके लेटर मेरे हाथ में आए और मैंने लिए और ट्रे में रख दिया और भोग में रख दिया। तो मुझे तो इतना निश्चय हो गया कि दीदी ने मेरा लेटर तो पढ़ा नहीं है। और जब भोग का मैसेज आया तो बाबा ने कहा कि इस ग्रुप में ऐसी बच्चियां हैं जो असंभव कार्य को भी संभव करके दिखा सकती है। तो मेरे आंखों में इतना आंसू आए। और दूसरा भी कुछ मैंने लिखा था, उसका भी बाबा ने वैसे ही जवाब दिया, इतना क्लियर जवाब दिया। तो मुझे अंदर से इतना अंदर से होने लगा कि भगवान मेरी बातें सुनते हैं। और मैं सबको ये बताने लगी, मैंने दीदी को भी बताया और इतना खुश होते होते सबको बताऊं, देखो बाबा ने है ना आज मेरे लिए सारे मैसेज भेजे। और तब से मुझे अंदर में एक, जैसे कहते हैं ना, एक आकर्षण होने लगा और अच्छा लगने लगा सब कुछ। और धीरे धीरे फिर मेरी जैसे कि लाइफ में कुछ अंदर से चेंज आने लगा। और उसके बाद से मैं बाबा से बात भी करूं कि बाबा आपने तो कितना सुंदर जवाब दिया, देखो मेरी बात को आपने सुन लिया, ऐसे करते मैं बाबा से बात करूं। मुझे कभी योग लगाना नहीं पड़ा है लाइफ में, कभी ऐसे नहीं लगा है कि योग कैसे लगाना है। ऐसे बातें करते करते जैसे मैं बाबा की हो ही गई। अब 30 दिन पूरे हुए, 1 महीना पूरा हुआ, तो सभी बहनों को अपने अपने घर जाना था। सब तो अपने अपने घर चले गए और हम अहमदाबाद की 5 या 6 बहनें थी, वो भी चले गए। और दीदी ने मुझे बैठ के बुला के बिठाया और कहा कि बेटा, जो इंदु दीदी वहां रहते हैं तो उनको मुझे थोड़े दिन के लिए अहमदाबाद ले जाना है, तो तू थोड़े दिन के लिए 15 दिन के लिए यहाँ रुकेगी। मैं तो 1 वीक के लिए आई थी, 1 महीना पूरा हुआ, अभी 15 दिन और रुकना है। तो मैंने कहा जी दीदी जी, भले मैं रुकूंगी। तो मैं रुक गई, बस वो रुकी, तब से सेंटर पे रहना शुरू कर दिया। उसके बाद कभी ऐसे सोचा भी नहीं कैसे सेंटर में। फिर मेरे जो बड़े पापा है, क्योंकि मैं बहुत शांत भी थी और बहुत, जैसे कहते हैं ना कि किसी से बात करना या कहीं अकेले जाना, अकेले कमरे में घर में रहना, मैं ऐसे कोई, मेरे में वो नहीं था, हिम्मत नहीं थी मेरे अंदर ऐसी कोई। तो बड़े पापा बार बार बोलते थे चंद्रिका दीदी को कि दीदी उनको सेंटर पे मत रखो, वो उसमें कोई हिम्मत नहीं है, वो नहीं रहेगी। दीदी कहते थे अरे जितने दिन उनको अच्छा लगता है उतने दिन रहने दो, जब नहीं अच्छा लगेगा तो वापस बुला लेना उसको। और उसी टाइम पे 87 की बात है, उसी टाइम पे ये जो मेरे बड़े पापा है चतुर भाई, वो यूरोप और अमेरिका वो टूर पे गए थे 2 महीने के लिए। वो 2 महीने के लिए वहां गए टूर में, और मैं उसी टाइम पे सेंटर पे रहने के लिए आई। उसी टाइम पे मैं भट्टी में आई और सेंटर पे रहना शुरू कर दिया। और उसके बाद से सेंटर लाइफ शुरू हुई। थोड़े टाइम के बाद फिर मेरी बहन घर पे, मेरे लिए मेरी बहन ही मेरा फ्रेंड कहो सब था। हम दोनों बहुत क्लोज थे एक दो से। वो छोटी थी, मैं बड़ी थी 2 साल। तो उसको बहुत याद आने लगी, वो बहुत रोने लगी फोन करके। तो फिर मैंने दीदी को बोला मैं घर पे जाऊँ। ऐसे कुछ नहीं था कि मैं सेंटर पे रहने वाली हूँ ऐसे कुछ, लेकिन मुझे घर पे बिल्कुल पसंद नहीं आया। मुझे बार बार ऐसा खिंचान हो कि मुझे साधना भवन जाना है, साधना भवन जाना है। मैं इतना रोने लगी कि दीदी को फोन किया मुझे साधना भवन ले जाओ। और बस फिर उसके बाद जब मैं साधना भवन में गई
तो मैंने अपने आप कभी नहीं कहा अभी मुझे घर पे जाना है और ये है मुझे अच्छा नहीं लगता है, ऐसे कभी नहीं कहा। लेकिन जब मैं साधना भवन में रहती थी तो मेरे जीवन में मुझे कोई नियम पता नहीं था कि सभी 4 बजे उठते हैं, मुरली क्लास होता है। मैं 8 बजे उठती थी और इंदू बहन, मैं तैयार होके जब बाहर आती थी, फिर मैं और इंदू बहन ऐसे घूमने जाते थे और छोटे छोटे 2 पेट थे तो उसको लेके हम घूमने जाते थे और इस तरह से हम मेरा जीवन शुरू हुआ था। घूम के खाते पीते का ही जीवन था मेरा। ज्ञान योग मैं कभी नहीं करती थी। इंदु बहन को ऐसा होता था, देखो ये ज्ञानामृत में बहुत अच्छा आर्टिकल है तो आप है ना इसको पढ़ना, ऐसे करते करते। उसके बाद थोड़ा कुछ कभी वो लोग कुछ बातें सुनाते थे तो मैं सुनती थी। रेगुलर मुरली जो वो करते थे वो तो मुरली के बाद ही मैं उठती थी। तो बहनें फिर भी मुझे बहुत प्यार करते थे तो कभी फोर्स भी नहीं किया, कभी पता नहीं सुनाया नहीं कभी कि जल्दी उठो। और उसके बाद 6 महीने हुए मुझे वहां और बाबा को मिलने के लिए जाना था। फिर वही प्रश्न कि बाबा को कैसे मिलूंगी, मैं तो कभी बाबा को ऐसे मिली नहीं हूँ, मुझे तो बाबा को मिलने का कुछ पता नहीं है। तो इंदु बहन ने थोड़ा मुझे कुछ सुनाया कि ऐसे देखो बाबा आएंगे, फिर ऐसे दृष्टि देंगे। और उस टाइम पे तो बाबा एक एक को मिलते थे पर्सनली। तो मैं गई और हॉस्टल की कुमारियों के साथ लाइन में मेरा भी नंबर था। बहन ने मुझे हॉस्टल की कुमारियों के साथ ही मिलने के लिए भेजा था। और उस टाइम पे सभी के कुमारियों के मैसेज भोग के सॉरी ये जो बाबा वरदान दे रहे थे वो सारे रिकॉर्ड हो रहे थे। तो जब मैं बाबा के सामने गई तो बाबा ने मुझे वरदान दिया कि बच्चे आप अपने विचित्र अनुभव द्वारा विश्व को चमत्कार कराने वाली श्रेष्ठ आत्मा हो। अब जब दीदी चंद्रिका दीदी भी पास में बैठे थे तो वो इतना ऐसे सुन रहे थे कि बाबा क्या कह रहे हैं, ऐसा तो शब्द मैंने कभी सुना नहीं है कि अपने विचित्र अनुभव द्वारा आप विश्व को चमत्कार कराने वाली श्रेष्ठ आत्मा हो। फिर सभी लोग मुझे कहने लगे आपको पता है बाबा ने कितना बड़ा वरदान दिया है, आप अपने अनुभव से लोगों को चमत्कार कराएंगे। आपका जीवन ही, जैसे दीदी मुझे हमेशा बोलते थे, आपका जीवन ही ऐसा होगा जो आपके जीवन से ही लोगों का जीवन बनेगा। ऐसे करते करते जीवन बीतता गया। फिर मैं साधना भवन से एक सेंटर पे रहने आई और जब सेंटर पे आई तब मुझे पता चला कि ये सब क्लास होता है, मुरली होती है, अव्यक्त मुरली क्या होती है, साकार मुरली क्या होती है, सारी समझ पड़ने लगी। और आते ही सबको मुरली भी सुनाना शुरू कर दिया क्योंकि लोग, बहनों को तो ये लगता था मैं तो 6 महीने से सेंटर पे रहती हूँ और मेरे अंदर तो कुछ नहीं था, पर उन्होंने बोला ये कोई आया है आप मुरली सुनाने जाओ। अब मैं तो सुनाने जाती थी। मुरली सुनाते सुनाते ही मेरे अंदर सब बातें आना शुरू हुआ और उससे मेरी धारणाएं बनने लगी। और मैं जब ज्ञान में आई उसके पहले से मेरी जैसे कहे कि धारणाएं थी, क्योंकि मुझे बाहर का खाना पसंद नहीं था और अगर मैंने बाहर का खाना खा लिया तो घर में पता चल जाता था, मुझे वॉमिटिंग होती थी। कभी मुझे मेरे पेट के अंदर वो टिकता नहीं था। बचपन से मुझे और मेरे भाई को, मेरा भाई भी ज्ञान में नहीं है तो वो प्याज लहसुन नहीं खाता है, तो हम दोनों घर में ऐसे पैदा हुए। और मेरे पापा को, जो मेरे लौकिक पिताजी थे, उनको प्याज लहसुन बहुत चाहिए और हम दोनों कभी प्याज लहसुन नहीं खाते थे। मुझे प्याज लहसुन पसंद नहीं था, पहले से ज्ञान में नहीं थी तो भी। तो इस तरह से कोई धारणाओं में चलना कोई ऐसे मुश्किल लगा ही नहीं है, बस इतना इजीली जीवन बन गया बाबा का। और उसके बाद फिर 2008 में मैं यहाँ आई, अमेरिका में गई। और अमेरिका में जब मैं फर्स्ट टाइम गई थी तो उस टाइम पे भी कोई ऐसा सोच के नहीं गए थे कि वहाँ मैं रहने वाली हूँ या सेवाओं में रुकूंगी, बट दीदी का एक संकल्प था। और वहाँ एक ठाकुर भाई है, ठाकुर भाई पटेल, और उनका फैमिली है यहाँ। धर्मचंद दादा थे, उनका परिवार है वहाँ। और यहाँ भी उनके घर में ही पहले शुरू में सेंटर चलता था नवरंगपुरा का। तो वो उनकी बहुत इच्छा थी कि शिकागो में कोई गुजराती बहन आए और बाबा की सेवाएं करे। तो दीदी का मन में संकल्प था, हम 4 लोग गए थे, एक प्रोग्राम था उसके लिए, हमको वीजा मिला था। उसकी भी एक स्टोरी है पूरी, वह उसमें नहीं जाते अभी हम। बट वो ही कि वीजा भी मिल गया इतना इजीली और गए भी। और दीदी मुझे वहां छोड़ के वापस आ गए दिसंबर में। हम लोग निकले थे यहाँ से 17 नवंबर को 2008 में, पर पहले न्यूयॉर्क में गए और बहुत सारी जगह पर हम घूमे थे वहाँ।
और उसके बाद हम लास्ट में न्यूयॉर्क में, लास्ट में हम शिकागो में गए और दीदी मुझे वहां छोड़ के फिर वापस इंडिया आ गए। तब दीदी ने एक बात बताई थी कि प्रकाश मणि दादी जी का दिल का बहुत भाव था कि शिकागो में सेवाएं हो बाबा की। दादी जी एक बार गए थे वहां प्रोग्राम के लिए और तब से दादी जी का बहुत दिल में एक भाव था। और जब ये सब शब्द बाबा ने, बहन ने बोला, और तब हम वो भाई के घर में, ठाकुर भाई के घर में बाबा के रूम में बैठे थे और जैसे कि कोई मुझे कुछ कह रहा है, ऐसे वो बात मेरे अंदर जैसे हो गई अंदर फिट। और मैंने दीदी बहन को बोला कि ठीक है अभी तो मैं रहती हूँ, मैंने सोचा वो ग्रीन कार्ड ये सब तो कितना मुश्किल है अमेरिका में रहना, ठीक है अभी एक बार रह लेते हैं, जो सेवा होती है वो करके वापस चले जाएंगे। तो उस टाइम पे मुझे केवल 3 महीने का वीजा मिला था और 3 महीना पूरा होके एक्सटेंशन मांगा था लेकिन मिला नहीं था, तो मैं 4 महीना रुकी थी और फिर मैं वापस आ गई थी इंडिया में। आने के बाद मैंने दीदी को बोला मेरा टर्न पूरा हो गया, अभी जिसको वीजा है दूसरे को भेजना, मेरा नंबर आएगा तब मैं जाऊंगी। पर वहां बहुत अच्छी सेवाएं हुई थी। लगभग 35 पीपल तब मुरली सुनना शुरू किया था पहली बार जब मैं गई। तो उस टाइम पे बात तो ये थी कि एक तो मैं किसी को जानती नहीं थी वहां, इतना स्नो था, नवंबर महीना था, दिसंबर महीना था, इतना स्नो था कि आप कहाँ बाहर जाके सेवा करो, क्या करो। तो मैं बाबा के जैसे, आज भी बाबा ने कहा है 8 घंटा योग करो, मैं कंटिन्यू बैठ के बाबा के कमरे में 8-8 घंटा योग करती थी। वहां बाबा का कमरा था उनके घर में और 8-8 घंटा मैं बैठ के बस एक ही बाबा को कहती थी, एक ही शब्द कहती थी, बाबा मैं हूं अभी, यूज आपको करना है, मुझे नहीं पता है कि मैं कहाँ से सेवा की शुरुआत करूं। और लगभग 1 महीने के बाद एक भाई का फोन आया, 1 महीने तक कोई सेवा नहीं, कुछ नहीं। तो 1 महीने के बाद फोन आया कि बहन हमारे घर पे आके सेवा नहीं कर सकते, ये सारी बातें नहीं सुना सकते हैं। वो पटेल समाज के, वहां जो पटेल समाज था उनके वो प्रेसिडेंट थे। तो वो भाई ने बोला हाँ आ सकते हैं ना, क्यों नहीं आ सकते, आप बहन से बात करो, डेट फिक्स करो। तो सैटरडे संडे फिक्स किया हमने और वो भाई मुझे लेने आए। अब इंडिया में जब हम रहते हैं तो हम कभी कोई अकेले भाई के साथ कहीं जाते नहीं है बहने, वो भाई लेने आए। तो मैंने वो जो ठाकुर भाई थे उनकी वाइफ को बोला मेरे साथ कौन आएगा, तो बोला कोई नहीं आएगा, जाओ अकेले, यहाँ तो ऐसे कुछ नहीं होता है, अकेले ही जाना पड़ता है, कौन आएगा आपके साथ। मैं अंदर से इतना रोने जैसी हो गई कि देखो यहाँ तो हमारे जीवन का किसी को कुछ पड़ी नहीं है और ऐसे कैसे हम कोई भाई के साथ मैं अकेली जा सकती हूँ। फिर भी कार में बैठ गई, कुछ पता नहीं, इतना स्नो उस दिन, इतना स्नो, हम उनके घर पे जाने के लिए भी लेट हो गए और 35-40 लोग आए थे। और फिर 2 लेसन किए पहले हमने जाते ही और फिर ब्रेक किया, उसके बाद दूसरे 2 लेसन किए, तो एक दिन में 4 लेसन पूरे किए और संडे को फिर 4 लेसन कोर्स पूरा। और उसी दिन रात को जो एक दिन था तो उनके घर पे ही मैं रुकी थी। तो मैंने उस भाई को बोला कि कल सुबह में है ना मैं 4 बजे उठूंगी, क्योंकि हम कोई अनजान के घर में जाते हैं, 4 बजे उठ के किसी के घर में घूमना शुरू कर दे, अच्छा नहीं लगता है लोगों को। अमेरिका में तो बहुत ज्यादा लोग ऐसा समझते हैं। तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं है बहन, तो आप 4 बजे उठ के क्या करेंगे। मैंने कहा हमारा एक नियम होता है कि हम है ना अमृत वेला करते, मेडिटेशन करते हैं 4 बजे उठ के। तो भाई ने बोला कि उनकी वाइफ को बोला हम लोग भी उठ सकते हैं, हमको मुझे पूछा, मैंने कहा हाँ उठ सकते हो। तो वो लोग भी मेरे साथ उठे, तो डे 1 से अमृत वेला शुरू। और मैंने उनको फिर अमृत वेला कराया कमेंट्री के साथ। और बाबा ने भी क्या पता नहीं उन लोगों को टचिंग कराया कि जैसे रेगुलर स्टूडेंट आज भी बाबा के बच्चे हैं, वो भाई आज भी हमारा जो मैनेज करना है वो सब करते हैं। उसी तरह से फिर वहां ही जो लोग आए थे उसी में से किसी ने बोला आप मेरे घर पे रखो, मैं मेरे फ्रेंड को बुलाऊंगा, तो उनको भी अमृत वेला सिखाया। जिनके घर पे जाती थी रहती थी उनको अमृत वेला सिखाते थे। हर सैटरडे संडे का प्रोग्राम हो गया था, हर सैटरडे संडे कहीं ना कहीं प्रोग्राम करना है। फिर मेरा वापस आने का था, तो मैंने यही भाई को पूछा, जतिन भाई पटेल उनका नाम है, तो मैंने उनको पूछा कि अभी हम क्या करेंगे, हमारा मुरली होती है। तो बोला कि हमको सुननी है मुरली। मैंने कहा फिर वो तो कैसे सुनेंगे, मैं इस तरफ रहती हूँ आप उस तरफ रहते हो। बोला हमारा एक कॉन्फ्रेंस कॉल होता है और उस कॉन्फ्रेंस कॉल से हम सब एक साथ मिलके उसी में कर सकते हैं। तो शुरू में मैंने शाम का क्लास शुरू किया, तो शाम को हम लोग क्लास करते थे। और मैंने बताया ना ऐसे ही शुरू में ही 30-35 लोग शाम के क्लास में शुरू हो गए थे।
फिर मेरा तो यहाँ आना था, अंदर में तो इतनी खुशी थी कि अब तो मैं तो जाने वाली हूँ, फिर यहाँ के क्लास का जो होगा सो होगा, देखा जाएगा। फिर मैंने कहा देखो अभी आप लोग मिलके करना, मैं तो जा रही हूँ। तो वो भाई ने बोला नहीं नहीं, मैं आपको एक मैजिक जैक देता हूँ, आप वहां से क्लास कराना। तो मैं इंडिया से क्लास कराती थी वहां। एक भी दिन आज तक वहां का क्लास ऐसा नहीं हुआ कि आज मुरली क्लास नहीं हुआ है, कभी किसी ने मिस नहीं किया है। जब से शुरू हुआ आज तक मुरली कंटिन्यू चली है, कोई भी सिचुएशन हो, कभी कैसी भी परिस्थिति हो, मुरली चलती रही है। उसके बाद धीरे धीरे फिर मैं तो उस टाइम पे उस भाई के घर में ही रहती थी, फैमिली के साथ ही रहती थी, और बहुत सपोर्ट किया है उस फैमिली ने, हस्बैंड वाइफ और बच्चे सभी लोग रहते थे। तो इस तरह से उसके बाद 2010 में एक प्रोग्राम था, यही जो कड़वा पाटीदार समाज का प्रोग्राम था। तो वो भाई जो थे जिन्होंने जो पहली बार मुझे बुलाया था, वही भाई ने यहाँ निमंत्रण दिया बहनों को, और वहाँ प्रोग्राम बहुत बड़ा प्रोग्राम किया था। तो निमंत्रण दिया और उन लोगों को वीजा मिला। तब फिर ये ठाकुर भाई ने बोला कि मेरा पुराना घर है, तो आप 3 बहनें हो, आपको भी प्राइवेसी मिले, तो उनके घर में ही सेंटर खोला और वहां ही सेवाएं शुरू कर दिया। तब तक तो मैं उसके साथ ही रहती थी। तो 1 साल में 2-3 बार मैं इंडिया आई, क्योंकि मुझे तो 3 महीने का ही वीजा मिला था। फिर मैं वापस आई, वापस आके जब मैं इंडिया से वापस जा रही थी तो मुझे इमिग्रेशन में बिठा दिया। पर मुझे लाइफ में बहुत सारी बातें ऐसे आई, पर एक ही संकल्प चलता था, बाबा चलो क्या नया सीखना है यहाँ भी। एक ही संकल्प, कोई और संकल्प नहीं, कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई कुछ नहीं, एक ही संकल्प, बाबा अभी यहाँ क्या सिखाएंगे आप नया। तो वहां मैं बैठी थी, तो थोड़ा किसी, और इंग्लिश तो आता नहीं था, तो किसी ने ट्रांसलेशन किया और फिर मुझे 6 महीने का वीजा दे दिया। फिर मैं 5 महीने के बाद वापस गई। जब वापस आई तो मैंने दीदी को मना किया, दीदी ने बोला अभी आप जाओ। मैंने कहा दीदी मुझे ऐसे इमिग्रेशन में बिठा के रखा था, मैं जाऊंगी ना तो वो लोग मुझे नहीं जाने देंगे। चंद्रिका दीदी ने बोला बाबा ने बोला है आपको जाना है। तो मैंने कहा कि लेकिन मुझे अंदर में कोई संकल्प नहीं आ रहा है जाने का। तो दीदी ने बोला ठीक है, एक काम करो, आप अफ्रीका में जाओ। अफ्रीका से ललिता बहन, जो धरती बहन ने अनुभव सुना है ना, वो ललिता बहन अफ्रीका से अमेरिका जाएंगे। वो अमेरिका में गए, मेरा अफ्रीका जाने का प्रोग्राम नहीं हुआ। जब मैं यहाँ आती थी तो वो वहां जाते थे। तो मैंने बताया ना, कभी क्लास मिस नहीं हुआ किसी का। और उसके बाद फिर जब मैं वापस गई तो मुझे फिर बिठा के रखा इमिग्रेशन में, और उसके टाइम पे तो मुझे वीजा ही जैसे नहीं दे रहे थे, 2-3 घंटे तक बिठा के रखा। मैं तो इतना योग करती थी और देखती थी सब, और कितना सब दौड़ा भागी कर रहे, बाबा आपने कितना सुंदर हमको लाइफ दिया है, वो सब सोचती थी। और एक संकल्प करती थी कि बाबा यहाँ कौन योग करने आएगा, यहाँ कौन ब्राह्मण, कौन देवी या कौन देवता यहाँ आएगा, इन आत्माओं का कल्याण कौन करेगा, इसीलिए बाबा आपने मुझे यहाँ भेजा है। इतना निश्चिंत थी, क्योंकि मेरे लिए तो वापस आने का भी कोई चिंता नहीं थी, खुशी थी कि चलो इंडिया में आए तो भी कोई बात नहीं है। फिर मुझे जाके 1 महीने का वीजा मिला, तब मैं बहुत रोई, बहुत। मैंने सोचा 1 महीने के लिए 1 लाख रुपए का खर्चा मेरे लिए, तो मैं बहुत रो रही थी कि बाबा 1 महीने में तो सेटल भी नहीं होते, क्या सेवा करूंगी मैं। तो ललिता बहन तब थे वहां, तो मुझे कहते तू अपने फैशन के लिए, अपने शौक के लिए थोड़ी खर्चा कर रही है, तो बाबा करा रहे हैं और बाबा जो करेंगे सो अच्छा ही करेंगे। और फिर उसके बाद जब मैं वहां रुकी तो फाइल मेरी, जो ग्रीन कार्ड की फाइल करते हैं, वो फाइल मेरी शुरू कर दी थी। तो लॉयर का फोन आया कि बहन को वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमारे पास रिलीजियस फाइल के लिए कोई वीजा नहीं है। तो मेरी टिकट वापस करने के लिए कर दी, वापस भी कर दिया 2-3 दिन, क्योंकि 1 महीने का ही वीजा था, तो मैं ज्यादा नहीं रुक सकती हूँ, नहीं तो इलीगली हो जाते हैं। तो उसके बाद फिर जब मुझे जाना था, उसके अगले दिन लॉयर का फोन आया, आप आ जाओ, वीजा आ गया है और हम फाइल शुरू कर देते हैं। जब मेरी फाइल शुरू हो गई तो मैं रुक सकती हूँ। मैं रुक गई, और वो फरवरी महीना था, मैं गई थी, और मार्च महीने में मुझे वापस आने का था 2010 में। तो फिर फाइल शुरू हो गई, और जून महीने में मेरी फाइल वापस आई। बोला कि ये पेपर्स नहीं है, वो पेपर्स नहीं है, ऐसे करते करते फिर अगस्त महीने में, अगस्त 5 तारीख को मुझे ग्रीन कार्ड मिल गया। तो मैं खुद ही बिलीव नहीं कर रही थी कि इतने महीने में किसी को ग्रीन कार्ड मिले। मैंने मोहिनी दीदी जी को फोन किया,
उसको भी ऐसा आश्चर्य लगा इतना जल्दी ग्रीन कार्ड मिल गया। तो ग्रीन कार्ड भी मिल गया और मैंने सबको बोल के रखा था कि सब बोलते थे किसी को 2 साल होते, किसी को 5 साल होते हैं, मिल जाएगा आपको, जल्दी मिलेगा, सब लोग ऐसा ही बोलते थे। मैंने कहा कोई चिंता नहीं है, मैं फरवरी में वापस जाने वाली हूँ, वीजा मिले या नहीं मिले, मैं फरवरी में बाबा को मिलने के लिए जाने वाली हूँ। कोई मुझे कुछ पूछता था, मेरा एक ही संकल्प, एक ही शब्द होता था। लेकिन मुझे अगस्त महीने में ही 5 तारीख को ग्रीन कार्ड मिल गया और उसके बाद फिर मैं वहाँ सेवाएं शुरू की और सेवाएं बाबा की चलती रहती थी। और वहाँ से मैं मिशिगन में, जो दूसरा स्टेट है, वहाँ मिशिगन है, ओहायो है, इंडियाना है, क्योंकि वहाँ सारी जगह पर मैं गुजराती या हिंदी मैं ही थी उस टाइम पे। तो दीदी भी कहते थे, मोहिनी दीदी, कि आप जाओ वहाँ भी सेवाएं करो। तो मैं ऐसे जाती थी। जब मैं मिशिगन में जाती थी तो एक भाई थे, ओहायो में जाती थी, वही भाई की होटलें थी, वहाँ मॉटल थी। तो मॉटल में आने जाने के कारण उनको आना जाना पड़ता था। तो वापस आते समय मुझे उसकी राइड मिलती थी, लेकिन जाते समय मुझे कोई राइड नहीं मिलती थी। घर से निकलो तो पहले कार में निकलो और फिर स्टेशन पे जाओ, स्टेशन से भी ट्रेन पकड़ो, वहां से डाउनटाउन जाओ, वहां से बस पकड़ो, तब मैं उस जगह पर पहुंच सकती थी। अब इंग्लिश आता नहीं था। एक बार कोई बहन मुझे छोड़ने के लिए आते थे, डाउनटाउन तक आते थे, बस में बिठाते थे और फिर वो बस वाले को बोलते थे इसको इंग्लिश नहीं आता है, उसको उसकी जगह पर उतार देना। और इतने अच्छे लोग मिलते थे, हर बार इतना अप्रिशिएट करते थे। अब एक बार ऐसा हुआ कि मैंने वो बहन को बोला, उनको टाइम नहीं था, मैंने बोला कोई बात नहीं, आप मुझे ट्रेन में बिठा दो, फिर वहां से मैरी बहन मुझे लेने के लिए आ जाएंगे, जो मैरी बहन ने अनुभव सुनाया था। बहुत अच्छी बहन है मैरी बहन। तो वो उन्होंने बोला ठीक है, मैं आ जाऊंगी तुमको लेने के लिए और बस में बिठा दूंगी। अब मुझे ये नहीं पता चले, क्योंकि पूरा चारों ही तरफ निकल सकते थे, इस तरफ भी निकलो, इस तरफ भी। अब मुझे ये नहीं पता कि मुझे कौन सी तरफ जाना है। तो मैं उतर तो गई, अब मुझे ये नहीं पता था। तो मैं एक्चुअली वहां आप कुछ लिख के ले जाओ और स्ट्रीट का नाम बताओ तो कोई बता सकता है, पर आपको बोलना भी आना चाहिए ना कि मुझे इस स्ट्रीट पे जाना है। तो मैं तो वहां खड़ी थी और एक पुलिस वाला आया, तो मेरी बहन को मैंने फोन लगाया। मैंने उस पुलिस वाले को बोला आई एम लॉस, मैं लॉस हो गई हूँ, मैं गुम हो गई हूँ। तो उन्होंने बोला, फिर मैंने बोला कि फोन बताया और बोला मेरी सिस्टर है, ऐसे इंग्लिश में थोड़ा बता दिया उसको। और उसने फिर बोला कि ठीक है मैं बात करता हूँ। उन्होंने बात किया मेरी बहन से और बोला कि आपकी सिस्टर यहाँ है। फिर मुझे बोला यहाँ से मत जाना, नहीं तो तू फिर गुम हो जाएगी। मुझे वहां उसने पकड़ के रखा और मेरी बहन आए। तो ऐसे पर कोई भी लाइफ में बात आई, ऐसे मन में कोई हलचल नहीं आया, एकदम मन शांत रहता था। और बस एक ही बात होती थी, बाबा आप मुझे कितना सिखाते हो और आपको मेरी कितनी चिंता होती है कि मैं कहीं कुछ हो गया तो आपको चिंता हो जाती है, मुझे तो कोई मेरी चिंता नहीं है। ऐसे करते करते फिर बाबा की सेवाएं चलती थी। तो भी मैं हर जगह पर जाती थी, इतना दूर दूर जाना, सेवाएं करना। और फिर उसके बाद एक बार मैं ठाकुर भाई के घर पे ही रहती थी और फर्स्ट टाइम मैं अकेली बाहर निकली थी। और जाते समय तो मुझे राइड मिली थी, वो परिवार वालों के साथ मैं गई थी अमेरिका में ही, पर वापस आते समय मुझे फ्लाइट में आना था। अब फ्लाइट में आना था तो 2 फ्लाइट चेंज करके आना था। फर्स्ट टाइम एक तो मैं निकली हूँ, इंग्लिश नहीं आता है, 2 फ्लाइट चेंज करके आना है। तो मैं वहां से, जहां वो रहते वहां से निकली तो मैं अटलांटा में आई। अटलांटा से फ्लाइट लेके फिर मैं ओरलैंडो में आई और ओरलैंडो में मेरी फ्लाइट खराब हो गई। तो फ्लाइट में बैठ तो गए, फिर सब उतरने लगे तो मैं भी सबको देख के उतरने लगी। अब क्या हो रहा है कुछ पता नहीं। तो फिर सब नीचे उतरे, सब लाइन में खड़े हुए, मैं भी लाइन में खड़ी हो गई। फिर उन्होंने एक पेपर दिया तो मैंने ठाकुर भाई को फोन किया कि मुझे लेने के लिए नहीं आना, क्योंकि मेरी पता नहीं है, पर किसी को मैंने पूछा तो ऐसा बोला शायद फ्लाइट खराब हुई है। अभी मैं लाइन में खड़ी हूँ, फिर क्या होगा वो मैं बताऊंगी आपको। वो घड़ी घड़ी फोन करे, मैंने कहा भाई आप फोन मत करो घड़ी घड़ी, क्योंकि मेरा फोन है ना डिस्चार्ज हो जाएगा। तो बोलते वो फोन चार्ज कर सकते। मैंने कहा नहीं नहीं, मुझे नहीं आता है कहीं फोन चार्ज करना एयरपोर्ट में, तो मेरा फोन डिस्चार्ज हो जाएगा तो मैं आपसे बात कैसे करूंगी। उसके बाद फिर मैं सबको पूछती रहूं आपको हिंदी आता है, हिंदी आता है। पूरे एयरपोर्ट में कोई ऐसा नहीं बोले कि हाँ मुझे हिंदी आता है। फिर ठाकुर भाई को मैंने फोन किया तो ठाकुर भाई ने बोला कोई भी इंग्लिश वाला हो आप उनको बोलो
मेरे से बात करें। अब मैं क्या उनको बोलूं कि मेरे भाई से आप बात करो, वो तो बोलना आना चाहिए। मैंने कहा आप इंग्लिश में बोलो कि मैं क्या बोलूं उसको। तो एक बहन को मैंने बोला, उन्होंने सिखाया कि मुझे हेल्प चाहिए ऐसे, मुझे इंग्लिश नहीं आता है, तो यू कैन टॉक टू माय ब्रदर। तो फिर वो बहन ने बात किया और बोला कि उनका फ्लाइट कैंसिल हुआ है, उनको होटल मिली है, उनको होटल में जाना है। ठाकुर भाई ने बोला भाई मेरा एक फ्रेंड है, उनको बोलता हूँ आपको ले जाए घर पे। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं तो एयरपोर्ट पे सो जाऊंगी। अरे बहन क्या सो जाएंगे? मैंने कहा मैं सो जाऊंगी, आप मेरी चिंता मत करो। उतने में काफी टाइम के बाद मुझे करीब 1.5-2 घंटे के बाद एक भाई मिला। मुझे लगा तो मैंने उनको पूछा आपको हिंदी आता है? तो बोला हाँ बहन मुझे हिंदी आता है, मैं आपकी क्या हेल्प करूं? फिर मैंने कहा वो तो मुझे मन में इसी धुन का है बसेरा, मैं बाबा का बाबा मेरा। मन में इसी धुन का है बसेरा, मैं बाबा का बाबा मेरा। सुख शांति का मर्म सुनहरा, मैं बाबा का बाबा मेरा।